जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, ठीक है। और इसी महामारी के बीच एक और महामारी भारत में दस्तक दे चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान तौकते के विषय में। जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार 18 तारीख को गुजरात के तट से टकराने वाला है, जिसकी उस समय चाल 175 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो पहले तो इसका पूर्ण विश्लेषण करेंगे और जो नामकरण किया गया इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस देश द्वारा नामकरण किया गया और नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। और ये भी देख लिया जाएगा कि कितना खतरनाक ये हो सकता है। तो पहले आपको समझना होगा कि चक्रवात एक्चुअल में होता क्या है और चक्रवात की परिभाषा क्या है, चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे किसके विषय में, चक्रवात के विषय में, ठीक है। तो चक्रवात बिल्कुल ध्यान समझना। देखो एक्चुअल में होता क्या है चक्रवात। मान लेना कि ये पूरा समुद्र का क्षेत्र है और समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये समुद्र का मतलब जल, ये जल का हिस्सा हुआ और ये हुआ भूभाग यानी पृथ्वी, जहां पर मिट्टी चट्टान सब। अब देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इस पर भी पड़ेगा और जल पर भी पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज है, विशिष्ट उष्मा, आप पढ़े होंगे विशिष्ट उष्मा। तो जल और पृथ्वी दोनों विशिष्ट उष्मा का पालन करते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कि जिसका विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगा, ठीक है, वह धीरे धीरे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यह बात को समझना थोड़ा। अब यहां पर जल की विशिष्ट उष्मा अधिक है, पृथ्वी की कम है, तो जाहिर सी बात है कि जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। उसकी अपेक्षा पृथ्वी तुरंत गर्म हो जाएगी। अब यहां पर देखो, जब पृथ्वी तुरंत गर्म होगी तो जहां पर ताप अधिक होगा, ठीक है। तो जब ताप अधिक होगा वहां पर, तो वहां की वायु भी क्या होगी, गर्म होगी। और जब वायु गर्म होगी तो वो उठ के कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और जब उठ के ऊपर जाएगी तो वहां पर एक दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं हम निम्न वायु दाब का क्षेत्र। इस बात को याद रखना, यानी कि जहां पर टेम्परेचर हाई तो हवा गर्म होकर कहां जाएगी, ऊपर उठेगी, तो वहां पर एक वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, उसे कहेंगे निम्न वायु दाब का क्षेत्र, ठीक है। उसी के विपरीत अगर देखें, जहां पर अधिक कम ताप होता है यानी कि ठंडा जहां पर रहता है, ठीक है ना, और जहां पे कम ताप होता है तो वहां की वायु जो होती है ठंडी होती है और ठंडी रहेगी, भारी रहेगी, तो कहां बैठेगी, नीचे बैठेगी। अब यहां पर देखो, जब नीचे बैठेगी तो वहां पर भी वायुदाब का क्षेत्र होगा। वहां पर जो वायुदाब का क्षेत्र होगा उसे कहा जाता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र। अब देखना ध्यान से, अब पृथ्वी जल की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो रही है, तो अब यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और जल उसके अपेक्षा गर्म है तो जाहिर से ठंडा है, तो वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और हवा के चलने का नियम होता है, ठीक है ना, हवा जब चलती है तो वो उच्च दाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में चलती है। यानी कि अगर देखा जाए तो जल से, ठीक है ना, पृथ्वी की ओर चलेगी, जल से पृथ्वी की ओर चलेगी, ये इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, इधर से चलेगी। आप देखेंगे कि चारों तरफ से एक नहीं कहते कि एक वृत्ताकार मार्ग ले लेती है और इसी रूप में घूमने लगती है, आके यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए इसको। मतलब कि इस प्रकार से, ठीक है ना, हवा गोल गोल घूमने लगती है। जब गोल गोल हवा का घूमना ही चक्रवात उत्पन्न होता है। और जब मैं बात कर रहा हूं चक्रवात का, तो आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा चक्रवात मतलब कि गोल गोल हवा का घूमना। जैसे आप देखेंगे देहाती भाषा में, ठीक है ना, जब लू चलती है तो बवंडर आता है, आप देखेंगे कागज उगज को उड़ा के पूरा ऊपर तक ले जाता है। तो यही जो हवा का रूप है ना, वो समुद्रों में बहुत बृहद स्तर में हो जाता है। अब देखो, जब चक्रवात उत्पन्न हुआ तो मैंने कहा कि एक केंद्र से चारों तरफ से घूम के एक केंद्र में आकर समाप्त हो जाना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है समाप्त हो जाना चाहिए, तो भारत के तट से कैसे टकरा रहा है। अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझ लो। मान लेना कि ये भारत का क्षेत्र है, इधर है अरब सागर, ठीक है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखो, अरब सागर का क्षेत्र ये है और अरब सागर में ही उत्पन्न हुआ है। और आपको पता है कि यहां पर यह कहा गया है कि 5 राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों को ही कैसे हिट करेगा और इसको ऊपर भी चला जाना चाहिए। इसके आने का एक और रीजन है, ठीक है। इसके आने का रीजन है क्योंकि हमारे यहां आपको पता होगा कि इस समय सूर्य जो है वो कर्क रेखा के नजदीक आ चुका है। और जब कर्क रेखा के नजदीक आएगा तो हमारे यहां टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। जब टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो हमारे यहां, ठीक है ना, यानी भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और इधर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और हवा के चलने का नियम क्या है,
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में। अब ये जो चक्रवात था वो इधर गति करेगा, जब इधर गति करेगा तो ये है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से टकरा के हो सकता है गुजरात की तरफ जाए। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि हमारे दो क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जो चक्रवातों की संख्या ज्यादा होती है, एक है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा ज्यादा चक्रवात आते हैं और ज्यादा खतरनाक होते हैं, जबकि अरब सागर में कम चक्रवात आते हैं और बहुत हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे पिछले साल आप देखेंगे कि अम्फान तूफान आया था, बहुत बड़ा तबाही करके गया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। लेकिन आप अरब सागर के क्षेत्र में ऐसा नहीं देखेंगे, वो छोटे छोटे आते रहते हैं जिनका प्रभाव उतना नहीं रहता है। लेकिन अभी इसकी जो कल्पना की गई है तौकते की शायद ये खतरनाक हो सकता है, देखने की बात है, ये हो सकता है शायद। लेकिन अब यहां पर एक सोचने की बात है कि क्या कारण है कि अरब सागर में कम चक्रवात आते हैं और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं। तो उसका रीजन एक ये है कि जैसे यहां पर आप देखेंगे भारत में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं सब, ठीक है ना, यहां पर अपना पानी को बंगाल की खाड़ी में जाके गिराती है। जितनी भी नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ले लो, गंगा नदी तंत्र ले लो, सिंधु नदी तंत्र ले लो, कृष्णा, गोदावरी, सभी नदियां। लेकिन अगर अरब सागर में देखा जाए तो जो पानी नदियां होती हैं वो कम अपेक्षा जाती हैं, इसलिए ये जो पानी गति करके आता है ना, गर्मी पैदा करता है। ये पानी गति करके उतना नहीं आ रहा तो इसे गर्मी नहीं पैदा करता है। और एक और कारण है उसका दूसरा कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर से ज्यादा उथला हुआ भाग है, इसलिए यहां पर आप देखेंगे हमेशा चक्रवात का माहौल उत्पन्न होता रहता है। अब मतलब कि अब यहां पर अरब सागर में ऐसी कोई बात नहीं, अरब सागर बहुत गहरा है, लेकिन चक्रवात उत्पन्न होता है तो क्यों नहीं भारत पर ज्यादा प्रभाव करता अरब सागर का। उसका एक और रीजन है, आपको पता होगा कि इधर जब जाएंगे आप अरब सागर के इस क्षेत्र में तो इधर आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के किनारे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं और मरुस्थली मैदान है। तो जाहिर सी बात है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मरुस्थली मैदान है, तो यहां पर गर्मी अब ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी तो यहां पर कौन सा टेम्परेचर बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, और इस क्षेत्र में क्या बनेगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो यहां से गर्मी यहां पर ज्यादा है, तो अब क्या होता है कि हवा इस तरफ का रुख करके चली जाती, इसलिए अरब सागर का जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा जो तूफान आने की समस्या नहीं होती है। लेकिन अब इसकी चर्चा ये की गई है कि बहुत खतरनाक हो सकता है, 175 से 80 किलोमीटर तक इसकी गति हो सकती है। अब देखने की बात है कि भारत के जो राज्य जहां पर अलर्ट जारी किया गया कितनी बड़ी तबाही कर सकता है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे आप अगर हिंद महासागर में जाओगे, प्रशांत महासागर में जाओगे, तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर में जितने भी, ठीक है ना, चक्रवात आते हैं तो उनका एक क्या होता है कि उनका नामकरण फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे कि सर हिंद महासागर में टाइफून हुआ, हरिकेन हुआ, प्रशांत महासागर में भी ऐसा नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन भारत में या जो हिंद महासागर नहीं, आप अटलांटिक महासागर कर लेना, ठीक है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में उनका नाम फिक्स होता है कि अटलांटिक महासागर में हरिकेन, टाइफून, उनका नाम फिक्स होता है उन चक्रवातों का। लेकिन अगर हिंद महासागर में देखा जाए तो हिंद महासागर में अरब सागर वाले क्षेत्र, बंगाल खाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो अलग अलग बार में अलग अलग नाम रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अम्फान आया था तो अम्फान का नाम थाईलैंड ने रखा था, वर्दा तूफान एक आया था उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, निवार आया था उसका नाम ईरान ने रखा था। तो ये क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंद महासागर एरिया है उसमें 18 कंट्री आते हैं, 18 देश आते हैं। तो अब 18 देशों ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा भाई साहब कि जब भी बार बार तूफान आएगा तो वो सीरियल वाइज उसका नामकरण करते जाएंगे लोग, मतलब जिसका नंबर जब आता है तो वो उसका नामकरण कर देता है। तो अगर देखा जाए तो इस बार जो तौकते नाम रखा गया है, ये नाम रखा गया है क्या कहते हैं, म्यांमार सरकार द्वारा, ठीक है ना, म्यांमार देश के द्वारा। और आपको पता होगा म्यांमार में तौकते का अर्थ होता है म्यांमारी भाषा में, जो म्यांमार की भाषा है, छिपकली, ठीक है ना, अर्थात छिपकली जिस प्रकार धीरे धीरे चलकर अपने शिकार को तेजी से लपक जाती है, उसी प्रकृति के रूप में देखा गया इसको भी कि ये जब उत्पन्न हुआ था तो बहुत धीरे धीरे उत्पन्न हुआ था, थोड़ी सी हलचल देखी गई थी, लेकिन देखते ही देखते अब इसकी गति ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। अब देखना कितना भयावह रूप हो सकता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो तौकते नाम दिया गया है ये म्यांमार सरकार द्वारा दिया गया है, और तो म्यांमार की भाषा में तौकते का अर्थ जो होता है वो होता है छिपकली। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि अब देखना ये है कि भारत के राज्यों में जैसे केरल में कई जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है, बारिश तेज हो रही है, कई बिल्डिंगें गिर रही हैं, ठीक है ना, आप न्यूज में देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना है कि
गोवा में या महाराष्ट्र में कितनी तबाही मचा सकता, अब तो ये हम मतलब कि इस घटना के आने के बाद ही पता कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए मैंने आपको पूरी डाटा बता दिया कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है और क्या कारण है कि अरब सागर में चक्रवात इतने खतरनाक नहीं होते हैं, और क्या कारण है कि जैसे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात खतरनाक होते हैं। सभी टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अभी ये देखना है कि कितनी बड़ी महामारी ये हो सकता है, ठीक है ना। अब ये आने के बाद ही पता कर सकते हैं हम। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक और टॉपिक लेके आएंगे ये चक्रवात आने के बाद अगर भारी तबाही हो गई होगी तो, ठीक है ना। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़े दुख से खुद जूझ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।